हेलो गाइस। आज हम देखेंगे डिमेंशिया। डिमेंशिया क्या है ये आज हम देखेंगे। सब इसको इसी नाम से जानते हैं डिमेंशिया के। वैसे हिंदी में इसको मनोभ्रंश रोग बोलते हैं, यानी कि दिमाग का एक प्रॉब्लम होती है जिसमें कि क्या होता है कि दिमाग की जो काम करने की शक्ति होती है वो कम होती चले जाती है, ठीक है, सोचने समझने की। और ये जैसे ये लिखा है ना, अभी बताती हूँ मैं आगे, हम स्लाइड में देखेंगे। तो आज हम देखेंगे इसके कॉज कारण क्या होते हैं, इसके लक्षण यानी कि साइन और सिम्टम, ट्रीटमेंट और इसके प्रिवेंशन मीन बचाव। तो ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर जिस किसी को ये प्रॉब्लम, जिनके मतलब किसी घर में किसी को ये प्रॉब्लम है, तो उनको ये प्रॉब्लम क्यों है, या फिर उनको ये इस तरीके के अगर लक्षण देखने को मिल रहे हैं तो क्यों मिल रहे हैं, तो वो इसमें आज हम देखेंगे। और अगर किसी के घर में ये वाली प्रॉब्लम है, किसी के दादा दादी, नाना नानी या किसी के पेरेंट्स को, तो वो इससे थोड़ा सा उनको देखने से थोड़ा इन्हें मतलब थोड़ा तो क्या बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और इससे बचाव कैसे कर सकते हैं और इसके इलाज क्या क्या होना चाहिए वो भी इनको देखने को मिलेगा। और ये लक्षण जो होते हैं डिमेंशिया वाले और अदर जो कोई और डिजीज़ कंडीशन होती है उसके भी लक्षण कभी कभी ऐसे ही देखने को मिलते हैं कि उसको डिमेंशिया हो गया, तो उसको भी हम इसमें अभी देखेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये है, इसी में देख लीजिए आप, ये फ्रंट में ही देखने को मिल रहा है कि ये जो डिमेंशिया होता है ये एक इसको अम्ब्रेला टर्म दिया गया है। यानी कि अम्ब्रेला जैसे एक छतरी होती है, उसके नीचे इंसान अपने को क्या करता है, सेव करता है। तो यहाँ पर अम्ब्रेला के नीचे ये सब कुछ दिखा रखा है कि एक ही अम्ब्रेला है, छाता मीन, उसके अंदर ये सारे टर्म है जिसको कि डिस्क्राइब करा है कि वो मतलब इसमें कौन कौन से, ये देखिए थिंकिंग इसमें आ जाती है कि थिंकिंग उसकी सही है कि नहीं है, जजमेंट उसका सही है कि नहीं, लैंग्वेज उसकी सही है कि नहीं, उसका अटेंशन यानी कि कंसंट्रेशन वो कर पा रहा है कि नहीं किसी भी काम में, रीजनिंग वो कर पा रहा है आपकी बातों को सोचना समझना, उसको तर्क वितर्क करना, परसेप्शन मतलब वो कैसा उसको परसीव कर रहा है किसी चीज़ को देख के, उसकी मेमोरी कैसी है, तो यही आज इसमें देखने को मिलेगा। तो मतलब एक नाम है डिमेंशिया और उसके अंदर इतनी सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं, तो उसके कारण आज हम देखेंगे। तो ये हो सकता है वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाए क्योंकि ये नोट्स मैं खुद ही प्रिपेयर करती हूँ और वो बहुत जगह से लिए हुए होते हैं, नेट में से भी लिए होते हैं, बुक में से भी लिए होते हैं, तो हो सकता है ये लेंदी हो जाए। पर मैंने देखा है कि जो जितना आप पढ़ोगे उतना आप बढ़ोगे, जितना आप पढ़ोगे उतना लिखोगे, उतना लिखोगे उतना पाओगे। मीन जितना लिखोगे उतना पाओगे, मतलब है कि अगर आप ज़्यादा पढ़ोगे तो ज़्यादा लिख पाओगे, ज़्यादा लिखोगे तो मार्क्स भी ज़्यादा मिलेंगे, जो मैं स्टूडेंट्स के लिए बोल रही हूँ। तो ये टॉपिक जो है स्टूडेंट्स के लिए तो अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। और जो जो नॉन मेडिकोज देख रहे हैं, जिनके घर में कोई इस तरीके की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, तो उनके लिए भी ये प्रॉब्लम है और वो भी उस एज में जाएंगे। तो उस एज से ये वाली प्रॉब्लम उस एज में ना हो तो उससे कैसे वो बचाव कर पाएंगे, तो ये इसलिए सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। तो मेरा बस एक रिक्वेस्ट रहेगा कि जब भी आप देखते हैं तो ज़रा लाइक तो कर दीजिएगा। जो भी कभी आप मतलब, देखती हूँ मैं कि देखते तो हैं मगर लाइक करना बिल्कुल भूल जाते हैं। तो थोड़ा बहुत तो, चार शब्द पढ़ेंगे तो दो तो आते ही होंगे दिमाग में कि क्या इसमें बताया गया है। तो मेरे हिसाब से लाइक तो बनता ही होता होगा एक, शायद, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डिमेंशिया का मतलब क्या है सबसे पहले देखते हैं। तो डिमेंशिया का मतलब होता है डिप्राइव्ड ऑफ माइंड, ठीक है। यानी कि डिप्राइव्ड क्यों बोला गया कि माइंड तो है लेकिन उसका वो यूज़ नहीं कर पा रहा ठीक से, वो नीचे डाउन होते चले जा रहा है। तो ये क्या होता है, इज़ अ सीरियस कॉग्निटिव डिसऑर्डर, ठीक है। मतलब एक ये दिमाग का गंभीर बीमारी है, गंभीर परेशानी है जो कि सीरियस है, कहने का मतलब। इट में बी स्टैटिक, ये कैसा रह सकता है, ये जो होता है एक स्थिर हो सकता है, मतलब कि चेंजेबल नहीं है, ये कंटिन्यू रह सकता है। तो क्या हो सकता है इसमें, द रिजल्ट ऑफ द यूनिक ग्लोबल ब्रेन इंजरी और progressive result in long term decline in cognitive function due to damage or disease in body beyond what might be expected from normal एजिंग, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो इसके वजह से जो इसके कारण जो ये प्रॉब्लम आ रही है, जो ड्रेन हमारा जो कॉग्निटिव फंक्शन होता है वो कैसे हो जाता है, डिक्लाइन में चले जाता है, यानी कि नीचे नीचे गिरते चले जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ब्रेन, जो हमारा जो ये ड्यू टू कोई डैमेज हो गया, डिजीज़ कंडीशन है कोई, जिससे कि बॉडी का कोई पार्ट क्या है, डैमेज हो रहा है, काम ठीक से नहीं कर रहा है, और या फिर कोई और उसकी जो नॉर्मल एजिंग से ज़्यादा उसकी
एज हो गई है, मतलब ओल्ड एज में है, तो ये वाली प्रॉब्लम होती है। मतलब कहने का मतलब है दोनों तरीके से हो सकता है, या तो एज इंक्रीज हो रही है और 65 से अबव है, या फिर कोई उसको शारीरिक प्रॉब्लम है, बीमारी, ठीक है, जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और एक्सेट्रा, कुछ भी क्रॉनिक बीमारियां पुरानी जो होती है ना। तो फिर देखते हैं कि ऑल दो डिमेंशिया इज जो होता है फार मोर कॉमन इन द जीरियाट्रिक, जैसे मैंने अभी बताया कि ओल्ड एज वाली प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा उनमें देखने को मिलती है। और ये जो होता है कभी कभी जो अडल्टहुड में भी देखने को मिलती है, वो ड्यू टू एनी टेंशन, ये सब की वजह से भी, डिप्रेशन से भी ये देखने को मिलता है, वो आगे हम देखेंगे। तो डिमेंशिया इज जनरल टर्म इज दैट रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ डिजीज, जैसे मैंने पहले स्लाइड में ही बताया था कि ज़्यादातर इसको कैसे करके रिप्रेजेंट किया जाता है कि ये एक ग्रुप ऑफ डिजीज़ है, मतलब इसमें एक साथ कितनी सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, कितनी सारी बीमारियां देखने को मिलती हैं, जो कि क्या करती हैं, अफेक्ट करती है हमारे थिंकिंग, मेमोरी, रीजनिंग, पर्सनैलिटी, मूड एंड बिहेवियर, सभी कुछ इससे क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। सोचने की शक्ति चेंज हो जाएगी, दिमाग में हम अच्छी से कुछ याद नहीं कर पाएंगे, अपने दिमाग में जोर देना पड़ेगा कुछ याद करने के लिए, और हो नहीं पाएगा। रीजनिंग, तर्क वितर्क संगत जो भी हम लोग कर लेते हैं डिस्कशन, वो भी नहीं हो पाता, इसमें एबिलिटी लॉस हो जाती है। पर्सनैलिटी में भी चेंज आ जाता है, जैसे पहले की पर्सनैलिटी थी अडल्टहुड में, तो अब क्या होता है, धीरे धीरे चेंज होने लगती है। मूड में मूड स्विंग रहता है, कभी ऑफ कभी ऑन, इस तरीके का। बिहेव में भी चेंज आ जाता है, तो जब इतना चेंज होगा तो ऑब्वियसली बिहेवियर भी चेंज हो जाएगा। तो डिक्लाइन इन द मेंटल फंक्शन इंटरफेयर विद डेली लाइफ एंड एक्टिविटीज़। तो ये जो मेंटल फंक्शन है हमारे दिमाग का, जो ये कैसा होता है, जब ये कम होता चले जाता है, नीचे गिरता चले जाता है, तो वो क्या करता है, हमारे डेली जो लिविंग होते हैं, हमारे डेली रोज के जो कामकाज होते हैं, वो अल्टर्ड होते हैं, यानी कि उसमें इंटरफेयर होता है। तो ठीक है, तो ये देखा गया है, ये अनुमान लगाया गया कि 50% ऑफ पीपल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, जो 85 से होते हैं या उससे भी ज़्यादा के होते हैं, उनमें ज़्यादा ये कॉमन होता है, देखने में मिलता है। एंड करंट मेडिकेशन, यानी कि जो आजकल चल रही है मेडिकेशन, कुछ जो कि नई मेडिकेशन है, वो हेल्प कर सकती है कि इनको क्या कर सके, स्लो द मेंटल डिक्लाइन, यानी कि जो मेंटल जो हमारा धीमा होते जा रहा है, गिरते जा रहा है उसका परफॉर्मेंस, उसको क्या कर सकती, थोड़ा कम कर सकती, रोक सकती है। तो ये तो था इंट्रोडक्शन। अब डेफिनेशन में आप क्या करेंगे कि डेफिनेशन को आप यही सबको आप डिफाइन कर देंगे कि जो डिमेंशिया होता है वो क्या होता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टेट ऑफ पर्सन मेंटल फंक्शन, यानी कि इसमें क्या किया जाता है, जो पर्सन की मेंटल फंक्शन है, यानी कि जो उसका ब्रेन का जो काम है, उसका वर्णन किया जाता है। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि उसका जो होता है, ये उसका वर्णन करते हैं इसमें। एंड नॉट अ स्पेसिफिक डिजीज, बल्कि कोई एक स्पेसिफिक, जैसे हाइपरटेंशन के बारे में पढ़ रहे हैं या कोई डायबिटीज़ के, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें सिर्फ क्या किया जाएगा, मेंटल फंक्शन की उसकी वर्णन किया जाता है, डिस्क्रिप्शन किया जाता है, ठीक है। तो डिमेंशिया जो होता है, एंडलिस अ डिक्लाइन इन मेंटल फंक्शन फ्रॉम द प्रीवियस हायर लेवल दैट सर्व इनफ टू द इंटरफेयर विद द डेली लिविंग, जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस स्लाइड में, कि जो मेंटल फंक्शन होता है वो डिमेंशिया में क्या होता चले जाता है, गिरता चले जाता है। जैसे कि पहले वाली कंडीशन थी, जैसे हम अभी नॉर्मल कंडीशन में है, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, बात कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, और भी अपने डेली लिविंग आराम से कर ले रहे हैं। लेकिन ये जो होता है, ये धीरे धीरे जब ये सीवियर होते चले जाता है, तो ये कैसे रहता है, जो हमारे डेली लिविंग के काम होते हैं वो भी हम नहीं कर पाते हैं डेली रोज के, ठीक है। तो डिफ़िकल्टीज़ होती है हमको। और जो पर्सन होता है वो डिमेंशिया में 2 और मोर ऑफ दीज स्पेसिफिक डिफ़िकल्टीज़ इंक्लूड, मतलब कि जो डिमेंशिया वाले पर्सन होते हैं उसमें 1 या 2 बहुत से ऐसे कारण देखने को मिलते हैं, डिफ़िकल्टीज़ मिलती हैं, जैसे कि आप सोचने में, समझने में, काम करने में, अपने डेली लिविंग में, है ना। तो जब इसके कॉजेज़ की बात करते हैं, तो जो इसको हम ऐसे करके भी डिस्क्राइब कर सकते हैं 1 बाय 1, ठीक है। और कंटिन्यूएशन में भी लिख सकते हैं। कंटिन्यूएशन में फिर आप थायराइड एबनॉर्मलिटी लिखेंगे तो 2 लाइन उसके लिए लिख दीजिए कि वो हाइपर है, हाइपो है, क्या कारण है, ऐसे। अगर आपके पास टाइम है और आप देखिए मार्क कितने के, अगर 15 मार्क का है तो आपको बहुत लिखना पड़ेगा, 10 मार्क का तो आप हेडिंग भी डाल के लिख सकते हैं, लेकिन उसको भी आपको ज़्यादा डिटेल थोड़ा बहुत करना ही पड़ेगा। तो देखते हैं हम। तो सबसे पहले मेटाबॉलिक प्रॉब्लम एंड एंडोक्राइन प्रॉब्लम, एबनॉर्मलिटीज़, ठीक है। तो मेटाबॉलिक से पता ही है आपको, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होगी, और उसके एंडोक्राइन जो सिस्टम है वो भी ठीक से काम नहीं करेगा। तो इसमें थायराइड एबनॉर्मलिटीज़ होती है, कुछ हार्मोन इम्बैलेंस हो सकते हैं ना, और जो ये सोडियम एंड कैल्शियम जो होता है उसका भी इम्बैलेंस हो जाएगा, यानी कि वो इरेगुलर हो जाएगा, कुछ ज़्यादा या कुछ कम, अकॉर्डिंग टू बॉडी रिक्वायरमेंट से वो
कुछ अल्टर्ड हो जाएगा। देन न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी में विटामिन B1, B12 एंड B6 का जो ये वाइटामिन्स होते हैं ये हमारे बॉडी में कम हो जाते हैं, जो कि B1, B12, B6 को आप याद कर सकते हैं, ठीक है, इनकी कमी हो जाती है। और B6 तो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जब कम हो जाता है तो ये वाली प्रॉब्लम देखने को मिलती है मेमोरी से रिलेटेड, ठीक है। देन डिहाइड्रेशन मीन वही है, जब न्यूट्रिशन प्रॉब्लम है, न्यूट्रिशन हमारा जब इम्बैलेंस होगा तो डिहाइड्रेशन वाली प्रॉब्लम भी रहेगी, क्योंकि उसमें ज़्यादा वाटर का लेवल कम हो जाएगा, क्योंकि वो ले नहीं पा रहे हैं फूड से भी और नॉर्मल से भी, ठीक है। देन इन्फेक्शन में अगर कोई बॉडी के अंदर चले गया है किसी भी तरीके का, तो उससे क्या होगा, फीवर होगा। और ये फीवर का कुछ इन्फेक्शन है, उसको अनट्रीटेड सिफिलिस है, एड्स है ना, जो ये इन्फेक्शियस डिजीज़ कंडीशन होती हैं, वो उसको ट्रीटमेंट नहीं दिया गया ठीक से, है ना, तो भी ये इन्फेक्शन की वजह से भी ये वाली प्रॉब्लम होती है। एंड उसके अलावा क्या होती है, प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल ल्यूको एंसेफ्लोपैथी, यानी कि इसमें क्या होता है, जो वाइट मैटर्स होता है ब्रेन का, उसके कारण उसमें कुछ इन्फेक्शन हो जाएगा, वायरस इन्फेक्शन। तो जैसे कि पॉलीमा वायरस जो होता है वो एक तरीके का इन्फेक्शन होता है, पोलियो माँ वायरस। तो ये एक तरीके का वायरस है जिसकी वजह से क्या होगा, जो वाइट मैटर होता है ब्रेन का उसमें इन्फेक्शन पहुंच जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, फिर वो क्या करेगा, टारगेट करेगा जो हमारी जो माइलिन सेल वगैरह होती है जो उसको बनाती हैं। तो उससे क्या होगा कि ये वाली प्रॉब्लम आएगी कि जो न्यूरॉन होते हैं, जो हमारे नर्व सेल होते हैं, वो जो उसमें भी क्या होगा, वो उसमें इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो वो ठीक से काम नहीं करेगा। तो ये आप स्किप भी कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। इन्फेक्शन में आप ये वाले लिख सकते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज़ लिख सकते हैं, फीवर लिख सकते हैं, मेनिंजाइटिस लिख सकते हैं, एंसेफ्लाइटिस लिख सकते हैं, ल्यूकीमिया एंड एड्स लिख सकते हैं। कहने का मतलब है जो आपको कॉमन लगता है वो आप लिख सकते हैं। देन एक्सपोजर में क्या होगा, अगर उसको कुछ लेट का उसमें काम करता है वो, मतलब उसमें एक्सपोज में आया है वो, यानी कि कोई हैवी मेटल्स हो गए हैं ना, उसके जो उसके टच में आ गया है, तो भी ये वाली प्रॉब्लम आती है, ठीक है। देन सब्सटेंस अब्यूज़, जैसे कि अल्कोहल है या फिर कुछ इस तरीके की रिक्रिएशनल ड्रग्स हैं, जो कि वो अपने इंटरेस्ट के लिए कुछ एडिक्ट हो जाते हैं ना, कुछ लोग ड्रग लेने लगते हैं, तो उसके वजह से भी ये पॉइजनस बन जाता है, और ये वाली प्रॉब्लम मेमोरी में, ब्रेन में हमारे इफेक्ट करता है। एक्सपोजर टू द पॉइजनस सब्सटेंस, या फिर वो पॉइजनस सब्सटेंस ले नहीं रहे हैं लेकिन उसके टच में आ गए हैं, तो भी ये होगा। देन अनॉक्सिया, अनॉक्सिया का मतलब तो आपको पता ही है, हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जैसे कि हाइपोक्सिया बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, हार्ट सर्जरी हुई है, या कोई स्मोकिंग कर रहा है तो या उसके वजह से भी ये हो जाएगा, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड अगर वो कोई इनहेल कर रहा है, ठीक है, स्ट्रेंगुलेशन है, कोई मतलब अपने को किसी ने हैंग किया, या फिर ये जो फांसी वासी लगाते नहीं है जिसको बोलते हैं हैंग हो जाते हैं, हार्ट अटैक होना, सीवियर अस्थमा होना, हाई एटीट्यूड ऑफ द एक्सपोजर एंड ओवरडोज ऑफ एनेस्थीसिया, यानी कि जब भी कोई ऑपरेशन किया जाता है तो उसको एनेस्थीसिया दिया जाता है, सडेटिव हो जाती हैं, तो वो उसके जो इफ़ेक्ट होता है उससे भी इस तरीके की प्रॉब्लम आती है, ठीक है। देन हार्ट एंड लंग प्रॉब्लम, अगर किसी को क्रॉनिक लंग प्रॉब्लम है, जैसे रेस्पिरेटरी डिजीज़ कंडीशन है उसको, और या फिर कोई हार्ट की डिजीज़ कंडीशन है जो बहुत लंबे समय से चल रही है, तो भी ये वाली प्रॉब्लम कभी देखने को मिल सकती है, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे, इनमें डिफरेंट भी देखेंगे कि जो सिम्टम, एक तो होता है सचमुच में ब्रेन से रिलेटेड है, और एक होता है फिजिकल सिम्टम से रिलेटेड सिम्टम आ रहे हैं, लक्षण हो रहे हैं ना, तो डिमेंशिया को कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, वो डिजीज़ कंडीशन वो आप उसमें डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन में देख लेंगे, ठीक है। देन अदर फैक्टर्स भी होते हैं कुछ जो कि इसको कॉज कर सकते हैं, जैसे कि एज रिलेटेड कॉग्निटिव डिक्लाइन। अब एज जैसे जैसे बढ़ती है तो हमारा जो मेंटल प्रोसेस होता है वो कैसा हो जाता है, धीरे धीरे नीचे गिरता चले जाता है, तो ये भी एक एज भी एक ऐसा फैक्टर है जो कि इसको कॉज कर सकता है। ब्रेन ट्यूमर, अगर किसी के ब्रेन में ट्यूमर है, डिप्रेशन का शिकार है वो, जैसे हर समय वो डिप्रेस रहता है, सोच विचार करना और टेंशन है, एंजाइटी है, तो भी ये कॉज हो सकता है। रिएक्शन टू द मेडिकेशन, अगर उसने कोई मेडिकेशन ली है, साइकियाट्रिक, स्पेशली साइकियाट्रिक मेडिकेशन का भी साइड इफेक्ट से भी ये होता है। सब ड्यूरल हेमेटोमा, अब उसका सब ड्यूरल मैटर जो होता है स्पेस में ब्रेन में क्या हो रहा, हेमेटोमा हो रहा ड्यू टू एनी इंजरी, तो वहाँ पे वो एक्यूमुलेट हो जाएगा, तो भी ये प्रॉब्लम आएगी मेमोरी से रिलेटेड, तो वहाँ का पार्ट क्या नहीं करेगा, ठीक से काम नहीं करेगा। तो माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, धीरे धीरे क्या होगा कि उसका जो ये कॉग्निटिव फंक्शन होता है जो वो कैसा हो जाएगा, थोड़ा कम होता चले जाएगा, इम्पेयरमेंट आएगा, ठीक है।
ठीक है। और डिलीरियम, डिलीरियम तो आपको पता ही है, इसी का एक दूसरा जो डिजीज़ कंडीशन होती है वो भी, उसमें भी ये वाली प्रॉब्लम देखने को मिलती है। देन रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, तो इसमें एडवांस एज, जैसे अभी हमने बोला कि एज 65 से ऊपर, 85 या 85 से ऊपर, इन लोगों को ज़्यादा देखने को मिलता है। किसी की फैमिली हिस्ट्री में भी अगर डिमेंशिया है तो उसके बच्चों को भी देखने को मिलेगा। जेनेटिक फैक्टर भी हो सकते हैं, किसी की जीन डिफेक्टिव है तो भी होगा। स्मोकिंग की कंडीशन, हाई लेवल ऑफ द लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, यानी कि एलडीएल का जो है वो बहुत ज़्यादा लेवल हो गया ब्लड में, ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है, डाउन सिंड्रोम की प्रॉब्लम है, या ये डायबिटीज़ मेलाइटिस है, शुगर जिसे बोलते हैं, है ना। एंड माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, या थोड़ा बहुत उनके दिमाग का ये जो थोड़ा बहुत इम्पेयरमेंट है तो उसमें भी ये होगा। एंड हाई लेवल प्लाज्मा जो होमोसिस्टाइन होता है ना, वो भी अगर ज़्यादा हो जाएगा तो भी ये प्रॉब्लम होती है। अदर वस्कुलर कोई डिजीज़ जो कि ब्लड वेसल से रिलेटेड डिजीज़ है उसमें भी ये हो सकता है, ठीक है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द डिमेंशिया एंड अल्जाइमर डिजीज़। अब अल्जाइमर आपने सुना है, ये भी मेमोरी से रिलेटेड है, और डिमेंशिया भी हम ब्रेन से ही रिलेटेड पढ़ रहे हैं, तो दोनों में ही ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है। तो क्या फ़र्क है दोनों में, तो डिमेंशिया इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टेट ऑफ द पर्सन मेंटल फंक्शन एंड नॉट अ स्पेसिफिक डिजीज़, ठीक है। तो डिमेंशिया क्या होता है, एक मेंटल फंक्शन का डिस्क्रिप्शन किया जाता है कि उसका जो दिमागी कंडीशन कैसी है, वो कैसा काम कर रहा है, तो वो उसकी बारे में इसमें ज़्यादा मतलब डिस्कशन होगा, उसका डिस्क्रिप्शन वर्णन किया जाएगा, ना कि कोई एक स्पेसिफिक डिजीज़ कंडीशन। तो डिमेंशिया इज़ एन अम्ब्रेला कैटेगरी, जो कि मैंने फर्स्ट स्लाइड में ही बोला था आपको कि अम्ब्रेला कैटेगरी में इसको रखा जाता है, मतलब उसको टर्म दिया जाता है जिसमें कि डिस्क्राइब किया जाता है कि मेंटल डिक्लाइन दैट सीवियर इनफ टू द इंटरफेयर विद डेली लिविंग, जिससे कि जो मेंटल फंक्शन होता है, जो मेंटल हमारा प्रोसेस होता है, वो धीरे धीरे नीचे गिरता चले जाता है, जिससे कि जो डेली लिविंग के हमारे कामकाज होते हैं वो इंटरफेयर होते हैं, वो ठीक से नहीं हो पाते, ठीक है। और देयर आर मैनी अंडरलाइन कॉजेज ऑफ डिमेंशिया, जिसमें कि बहुत सारे कॉजेज होते हैं, जिसमें कि एक कॉज होता है अल्जाइमर डिजीज एंड पार्किंसन डिजीज, यानी कि ये जो डिजीज कंडीशन है ये भी एक इसके डिमेंशिया वाले उसमें हम डाल सकते हैं कि ये भी कॉज है डिमेंशिया को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। अल्जाइमर डिजीज इज मोस्ट कॉमन अंडरलाइन कॉज ऑफ डिमेंशिया, तो अल्जाइमर तो खुद ही एक क्या हो जाता है, डिमेंशिया को कॉज करने के लिए, डिमेंशिया को मतलब लीड करता है अल्जाइमर डिजीज़, ये भी हम कह सकते हैं, ठीक है। ये भी ब्रेन से रिलेटेड और ओल्ड एज की प्रॉब्लम होती है, जिसमें कि मेमोरी लॉस होती है, और भी आगे होता है, मैंने डाला है स्लाइड में, वो आज हम अभी वो भी देखेंगे। वीडियो में भी थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है आप लोगों की नॉलेज के लिए, और आप लोगों के जो इसमें आगे फर्दर स्टडी करेंगे तो उनको लेंदी करके ही पढ़ना चाहिए। जो जस्ट पास होने के लिए पढ़ते हैं तो वो पॉइंट में भी कर सकते हैं, वो स्किप कर करके भी देख सकते हैं आगे बढ़ा के, लेकिन जिसको थोड़ी ज़्यादा नॉलेज लेनी है तो वो अच्छी से इसको पूरे अच्छी से देखेंगे, तो घर में जो ओल्ड एज के उनके घर में जो लोग हैं उनके लिए वो आराम से उनमें हेल्प कर सकते हैं उनके लिए। तो टाइप देखते हैं अब डिमेंशिया के, तो डिमेंशिया डिसऑर्डर कैन बी क्लासीफाई मैनी डिफरेंट वेज, तो जो डिमेंशिया है वो बहुत तरीके से उसको अलग अलग तरीके से उसको क्लासीफाई किया गया, मतलब बांटा गया है। तो दिस क्लासिफिकेशन स्कीम एट टाइम टू ग्रुप डिसऑर्डर दैट हैव पर्टिकुलर फीचर, यानी कि जो उनका पर्टिकुलर फीचर होता है, यानी कि उनकी जो करेक्टरिस्टिक्स होती है पार्टिकुलरली किस तरीके का उनको डिसऑर्डर है, किस तरीके के काम में उनको असुविधा होती है, उसके हिसाब से इनको क्या किया जाता है, ग्रुप में बांटा जाता है, मतलब ब्रेन का कौन सा पार्ट प्रॉब्लम करता है, ठीक है। तो इसमें हम इसको इस तरीके से कुछ कॉमनली यूज्ड क्लासिफिकेशन इज इंक्लूडेड, कुछ हमने यहाँ पे क्लासिफिकेशन किए हैं, मैंने नहीं, मतलब ये जो राइटर्स होते हैं जहाँ से मैंने नोट्स लिए उन लोगों ने ये जो क्लासिफाई किया है। तो ये देखिए, जो कॉर्टिकल डिमेंशिया, यानी कि ये जो कोई राइटर ने भी नहीं किया होता है, ये रिसर्चर्स जो होते हैं जो इस पर रिसर्च करते रहते हैं डिजीज़ कंडीशन में, उनके द्वारा ये किए जाते हैं। तो जो कॉर्टिकल डिमेंशिया होता है, डिमेंशिया जो होता है वेयर द ब्रेन डैमेज प्राइमरी अफेक्ट द ब्रेन कॉर्टेक्स, तो इसमें जो होता है ब्रेन का जो सबसे पहले जो ब्रेन का कॉर्टेक्स होता है वहाँ पे इफेक्ट होता है, ठीक है। और वो जहाँ पे कि वो एरिया ब्रेन का क्या होगा, कॉर्टेक्स एरिया डैमेज हो जाएगा ना, मतलब वो काम करना बंद कर देगा। और आउटर लेयर, यानी कि कॉर्टेक्स एरिया या फिर जो बाहरी लेयर होती है, तो कॉर्टिकल डिमेंशिया टेंड टू कॉज प्रॉब्लम विथ मेमोरी, लैंग्वेज, थिंकिंग एंड सोशल बिहेवियर। तो जो ये अगर किसी को ये कॉर्टिकल डिमेंशिया हो रहा है तो उसकी ये वाली प्रॉब्लम ज़्यादा होंगी देखने के लिए, कि मेमोरी में प्रॉब्लम आएगी, ज़्यादा याद नहीं कर पाएगा, और रिसेंट मेमोरी को भी वो भूल जाएगा जल्दी से, उसकी लैंग्वेज बोलने चालने की और उसके सोचने समझने की और सोसाइटी में कैसे बिहेव करने का है, वो सारा उसका क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम आएगी उसमें। देन सब
कॉर्टिकल डिमेंशिया। अब ये सब कॉर्टिकल का मतलब उसके जस्ट नीचे, तो जो ये डिमेंशिया होता है ये अफेक्ट करता है पार्ट ऑफ द ब्रेन बिलो द कॉर्टेक्स, यानी कि कॉर्टेक्स के नीचे का जो पार्ट होता है सब कॉर्टिकल डिमेंशिया कहते हैं उसको। वहाँ पे जब इफेक्ट होता है ब्रेन के सब कॉर्टिकल रीजन पे, यानी कि कॉर्टेक्स के ब्रेन, जो ब्रेन का कॉर्टेक्स है उसके नीचे थोड़ा सा कॉर्टेक्स एरिया होगा, तो वहाँ का जब पार्ट जो होता है वो अफेक्ट हो जाता है, तो ये वाला सब कॉर्टिकल डिमेंशिया कॉज होता है। और इसके वजह से क्या होता है, जो इमोशनल मूवमेंट जो होते हैं वो उसमें चेंजेज आ जाता है, साथ ही प्रॉब्लम विथ मेमोरी, और साथ में सोचने समझने की जो चेंज हो जाता है मेमोरी में भी, याददाश्त भी उनकी बहुत कमज़ोर हो जाती है। देन प्रोग्रेसिव डिमेंशिया, तो डिमेंशिया दैट गेट वर्स ओवर टाइम, ठीक है, टाइम के साथ ये जो कंडीशन होती है ये बढ़ती चले जाती है डिमेंशिया की, और ज़्यादा खराब होती चले जाती है। ग्रेजुअली इंटरफेयर विद द मोर एंड मोर कॉग्निटिव एबिलिटीज, और जो भी हमारा ब्रेन की जो एबिलिटीज होती है काम, जो उसमें क्या करती है धीरे धीरे ये क्या करती है उसको और ज़्यादा इंटरफेयर करती रहती है, धीरे धीरे और ज़्यादा उसमें हस्तक्षेप जैसे हिंदी में बोलते हैं वो इसमें करती रहती है, ठीक है। तो जो प्राइमरी डिमेंशिया भी है एक, ठीक है, तो प्राइमरी डिमेंशिया क्या हो गया, ये डिमेंशिया क्या है कि जो ये डिमेंशिया जिसमें क्या होता है डज नॉट रिजल्ट फ्रॉम एनी अदर डिजीज, मतलब ये जो प्राइमरी का मतलब ही है कि स्टार्टिंग में ही इसको डिमेंशिया वाली प्रॉब्लम है, ना कि कोई और अदर कंडीशन की इसमें डिस्कस किया जाएगा, सिर्फ इसमें डिमेंशिया और ब्रेन का ही स्टडी कर रहे हैं ना, क्योंकि ये हुआ ही ब्रेन से स्टार्ट है, वहाँ पे कोई ना कोई पार्ट इसका प्रॉब्लम होगा। डिजीज एंड कंडीशन इन विच डिमेंशिया इन द मेन इलनेस, तो इसमें ये जो डिजीज़ है यानी कि जो बीमारी है और जो ये उसकी जो शारीरिक प्रॉब्लम है वो उसका जो मेन जो वो है वो क्या है, डिमेंशिया जो है वो मेन उसका क्या है, इलनेस ही वही है, बीमारी ही वही है, ठीक है। तो मेन क्या है इसमें डिमेंशिया में ही ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, उसी की स्टडी की जाएगी, प्राइमरी बोलते हैं इसको। अब मतलब यहाँ से शुरू हो गया ब्रेन के किसी पार्ट से। और जो सेकेंडरी डिमेंशिया होता है वो क्या होता है, तो ये डिमेंशिया वो होता है जिसमें कि जो कोई फिजिकल डिजीज़ या इंजरी की वजह से होता है, यानी कि शारीरिक कोई बीमारी होगी उसको, या हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ एक्सेट्रा कुछ भी, या फिर कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो गया और ब्रेन में जल्दी से उसको चोट लगी है डायरेक्ट ब्रेन में, तो उसके वजह से डिमेंशिया हो सकता है ड्यू टू अनदर डिजीज़ कंडीशन। और ये मैंने शॉर्ट में भी उसको मतलब इजी के लिए भी लिखा है। तो फिर हो गया रिवर्सिबल डिमेंशिया, जैसे कि नाम से ही लग रहा है रिवर्स हो जाना, मतलब कि उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो ये सिम्टम जो होते हैं वो कोई बीमारी की वजह से हो सकते हैं, जैसे कोई सीवियर फीवर हो रहा है इन्फेक्शन की वजह से, तो फीवर बहुत ज़्यादा हाई हो गया तो उस समय भी थोड़ी मेमोरी में प्रॉब्लम आती है, याददाश्त में थोड़ा जवान भी लड़खड़ाना, ये सारे सिम्टम भी डिमेंशिया जैसे दिखते ही हैं, लेकिन ये क्या हो सकता है, रिवर्स हो सकता है, इसलिए इसको रिवर्सिबल डिमेंशिया बोल रहे हैं, ठीक है। फिर है प्राइमरी डिमेंशिया, भी किसी तरीके के उसमें टाइप्स होते हैं कि जो प्राइमरी डिमेंशिया होता है, टाइप ऑफ प्राइमरी डिमेंशिया में क्या क्या आता है, अल्जाइमर डिजीज़। देखिए अल्जाइमर डिजीज़ में भी मेमोरी से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है ना, तो ये जो होती है ये क्या होती है, मैंने बोला था आगे स्लाइड में बताऊंगी कि ये जो कॉमन टाइप की डिमेंशिया होती है जो कि टू एबनॉर्मल जो प्रोटीन होते हैं, यानी कि दो प्रोटीन होते हैं जो एबनॉर्मली क्या हो जाते हैं हमारे ब्रेन में बिल्डअप करने लगते हैं, जमा होने लगते हैं, ठीक है। और ये प्रोटीन कौन से होते हैं, टॉ प्रोटीन होता है और एमिलॉइड प्रोटीन होते हैं, इनके नाम है टाउ और अमिलॉइड प्रोटीन होते हैं, जो कि दोनों प्रोटीन क्या होते हैं एबनॉर्मल तरीके से ब्रेन में बिल्डअप होने लगते हैं, जमा होने लगते हैं। तो ये जो प्रोटीन होते हैं ये क्या करते हैं, जो कम्युनिकेशन स्किल होती है उसको डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है, बिटवीन द नर्व सेल एंड ब्रेन, यानी कि ब्रेन और नर्व सेल के बीच में जो भी कम्युनिकेशन होगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। जो नर्व सेल उसको मैसेजेस देंगी उसको वो समझ में नहीं आएंगे, तो दोनों के जो नर्व सेल होते हैं ब्रेन के, ये जो जो दोनों प्रोटीन का अक्यूमुलेशन उसको क्या करता है, डिस्टर्ब करता है, और जो नर्व सेल होती हैं वो डाई हो जाती हैं फिर धीरे धीरे। तो स्टार्टिंग इन वन एरिया, अब ये क्या होती है, स्टार्टिंग तो ब्रेन के किसी एक एरिया से होती है, फिर उसके बाद वो क्या होती है स्प्रेडिंग, मतलब फैल जाती हैं मोर नर्व सेल में, ठीक है, और ज़्यादा नर्व सेल में फैलती रहती हैं, आखिर में उसको डाई कर देंगी, वो ख़त्म हो जाएंगी, और फिर वो दूसरे एरिया में भी इस तरीके से फैलती रहती है, और ये प्रॉब्लम ज़्यादा बेकार होती चली जाती है। तो ये तो होता है अल्जाइमर, ठीक है। तो जो सिम्टम होते हैं इसके डिमेंशिया वाले, जो सिम्टम डिमेंशिया वाले जो होते हैं वे वेरी कंसिडरेबल बाय द इंडिविजुअल अंडरलाइंग कॉज। तो ये जो सिम्टम होते हैं डिमेंशिया के, ये अंडरलाइन कुछ कॉजेज होते हैं, उसके वजह से ये मतलब सभी के अलग अलग वेरी करते हैं। वेरी का मतलब होता है अलग अलग तरीके के उनको सिम्टम देखने को मिलते हैं, जो कि उसको
ब्रेन का जो भी पार्ट अफेक्टेड होगा उसी की तरीके का उनको सिम्टम होगा कि वो किस पार्ट, जो पार्ट इफेक्टेड हुआ वो कौन सा काम करता है। तो द फर्स्ट जो साइन होता है डिमेंशिया का, वो क्या करेगा, यूजुअली लॉस शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो सबसे पहले तो मेमोरी में ही इफेक्ट होता है, जो शॉर्ट टर्म मतलब कि जो नज़दीक की मेमोरी होती है इतनी जल्दी ही वो भूल जाएगा, ठीक है। तो इसमें कुछ सिम्टम नीचे दिए हैं, देखिए अर्ली सिम्टम, आप इसको अर्ली सिम्टम करके भी लिख सकते हैं। अभी देखिए मैं एक चीज़ और बताती हूँ, मैंने यहाँ पे जो ये प्राइमरी डिमेंशिया थे इसके और भी कॉजेज मतलब लिखे थे कि कौन कौन से आती हैं उसमें डिजीज़ कंडीशन जो कि प्राइमरी डिमेंशिया कहलाती हैं। प्राइमरी डिमेंशिया के अंदर हम उसको डाल सकते हैं। तो वो अभी यहाँ पे शायद स्लाइड मेरी आगे पीछे हो गई, पर कोई नहीं, अभी आप सिम्टम देख लीजिए, फिर हम देख लेंगे उसको आगे भी, ठीक है। तो हम इन सिम्टम को जो होता है अर्ली डिमेंशिया, इंटरमीडिएट डिमेंशिया और सीवियर डिमेंशिया, ऐसे करके आप सिम्टम को लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो अर्ली डिमेंशिया होता है उसमें क्या होती है, इसमें वर्ड फाइंडिंग डिफ़िकल्टी, यानी कि कोई भी शब्द को वो अच्छे से चुन नहीं पाते हैं बात करने के लिए। जैसे हम लोग वर्ड, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मुझे पता चल रहा है मुझे क्या बोलना है, तो उनको ये समझ में नहीं आता मुझे कौन सा वर्ड यूज़ करना है किस काम के लिए, ठीक है। और वो क्या करेंगे, कभी कभी उनकी जो नेम होता है वो भी वो भूल जाते हैं, उनका अपॉइंटमेंट भूल जाते हैं, अगर किसी के संग कोई अपॉइंटमेंट है या उन्हें कहीं जाना है, ठीक है, या कोई उनके पास आने वाला है, तो ये सब वो ध्यान नहीं रहता है। वेदर और नॉट द पर्सन हैज़ डन समथिंग लॉसिंग थिंग, डिफ़िकल्टी परफॉर्मिंग फेमिलियर टास्क, इवन देन उनको क्या होता है कि जो फैमिली टास्क होते हैं नॉर्मली वो भी उनको भूल मतलब नहीं कर पाते, जैसे कुकिंग हो गया, मतलब खाना नहीं पका पाना है, या फिर कुछ होल्ड जो घर की जो कुछ काम होते हैं मैनेज नहीं करना, फाइनेंस को भी वो ठीक से मैनेज नहीं करते हैं, घरेलू कामकाज भी वो ठीक से नहीं कर पाते हैं, ठीक है। एंड चेंजिंग का पर्सनैलिटी, और उनकी पर्सनैलिटी में भी चेंजेस आ जाता है। एंड अनकैरेक्टरिस्टिक्स बिहेवियर, और उनका जो बिहेवियर होता है वो भी जो ठीक सा नहीं होता है, मतलब कुछ समझ में नहीं आता, तितर बितर, मतलब अस्त व्यस्त। मूड भी उनका स्विंग रहता है, कभी ऑन कभी ऑफ, कभी हाइपर हो जाएंगे, कभी अग्रेसिव हो जाएंगे, कभी डिप्रेस दिखेंगे, इस तरीके का उनका मूड होता है। ऑफन विथ ब्रीफ पीरियड ऑफ एंगर और लैक ऑफ जजमेंट, और जजमेंट भी उनका पुअर होता है, ठीक से वो डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते हैं। पैरानॉइड या पैरानोया तरीके की उनके सिम्टम आते हैं, सस्पिशियस बिहेवियर हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, भ्रम जैसे जिसे कहते हैं ना, एकदम शक जैसा टाइप का, भ्रम टाइप का होना, कन्फ्यूजन में रहना, इस तरीके का। तो ये होता है अर्ली डिमेंशिया के साइन, ठीक है। देन इंटरमीडिएट डिमेंशिया के जो साइन होते हैं वो होते हैं वर्सनिंग ऑफ सिम्टम, जो अभी आपने जो सिम्टम पढ़े थे हम लोगों ने, वो क्या और ज़्यादा खराब हो जाते हैं उसमें, ठीक है, बिगड़ जाते हैं, सीन इन अर्ली डिमेंशिया, जो कि इसमें देखने को मिलता है। जो हमने सिम्टम अर्ली डिमेंशिया में देखे थे, अब इंटरमीडिएट में वो और ज़्यादा खराब हो जाते हैं, गड़बड़ा जाते हैं, ठीक है। विथ लेस एबिलिटी टू कंपनसेट, ठीक है, वो उसमें जो इनको करने की जो क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। अनेबल टू कैरी आउट एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग, वो नहीं कर पाते जो डेली लिविंग की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसको भी वो काम करने में, जैसे कि नहाना है, अपने कपड़े पहनने हैं, ग्रूमिंग है, अपने तैयार होना, अच्छी से फीडिंग करना, खान पान मतलब रखना, या यूज़ जो टॉयलेट का यूज़ करना, इसके लिए भी वो क्या रहते हैं, अनएक्टिव हो जाते हैं, ठीक से वो नहीं कर पाते हैं। और विदाउट हेल्प, यानी कि उनको इन सब में करने के लिए हेल्प चाहिए होगी, बिना हेल्प के वो नहीं कर पाएंगे, और डिस्टर्बटेड हो जाती है, और जो स्लीपिंग होती है वो उनकी क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है। अनेबल टू लर्न न्यू इन्फॉर्मेशन, और वो कुछ कुछ जो नई नई इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिलती रहती है और हम उसको कैच करते हैं, सीखते हैं, उनमें ये एबिलिटी नहीं होती है, और उनकी जो ओरिएंटेशन होता है वो भी डिसओरिएंटेड हो जाते हैं, यानी कि इंक्रीज हो जाता है उनका, ज़्यादा डिसओरिएंटेड रहते हैं, कन्फ्यूज़न ज़्यादा हो जाता है उनको। और क्या होगा, जो फैमिली जो सराउंडिंग होगा, अगर वो कभी जो फैमिलियर सराउंडिंग में अगर उनको नहीं रखो तो वो कन्फ्यूज से हो जाएंगे कि मैं कहाँ आ गया, कहाँ मैंने तो देखा भी नहीं था पहले, इस तरीके का वो ज़्यादा घबराने लगते हैं। और ग्रेटर रिस्क टू फॉल, और ज़्यादा नीचे गिरने का, चोट लगने का, उनको ज़्यादा एक्सीडेंट होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और उनका जो बिहेवियर वो भी इनअप्रोप्रिएट रहता है अकॉर्डिंग टू एज, ठीक है। और पैरानॉइड डिल्यूजन, ये सारा चीज़ें उनको होती हैं। सेक्सुअल बिहेवियर भी उनका रहता है, जो कि ये हेलुसिनेशन वाली प्रॉब्लम भी रहती है। तो ये सारा चीज़ें उनको अनअटेंशन रहते हैं, और अटेंड ठीक से, मतलब उनका जो कॉग्निटिव फंक्शन होता है वो भी कंसंट्रेट वाला नहीं हो पाता है, पुअर कंसंट्रेशन होगा, और इंटरेस्ट भी नहीं रहता किसी में, अवेयरनेस कम हो जाती है उनकी आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड से, और एबनॉर्मल मूड रहता है उनका, ठीक है। देन सीवियर डिमेंशिया, अगर सीवियर है बहुत ज़्यादा, ये और ज़्यादा ख़राब हो जाता है, तो वो हो जाता है सीवियर, उसको बोलते हैं। तो इसमें जो ये सिम्टम हमने अभी देखे थे अर्ली में और इंटरमीडिएट डिमेंशिया में, ये और ज़्यादा क्या हो
जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। इसमें क्या हो जाता है, कंप्लीट डिपेंड्स हो जाते हैं दूसरे की, मतलब जो भी वो अपनी एक्टिविटी करते हैं कंप्लीटली दूसरों पे डिपेंड हो जाते हैं। जो डेली एक्टिविटीज़ होती है वो दूसरों पे डिपेंड हो जाती है करने के लिए। और मे बी अनेबल टू वॉक और मोर, यानी कि वो जो होते हैं मूव, सॉरी, ये मतलब आगे बढ़ने में, चलने में उनको क्या रहती है, अनेबिलिटी रहती है, यानी कि ठीक से चल फिर भी नहीं पाते, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाने में भी उन्हें प्रॉब्लम होती है। एंड इम्पेयरमेंट ऑफ अदर मूवमेंट, जैसे उनके और दूसरे मूवमेंट भी क्या हो जाते हैं, इम्पेयर हो जाते हैं, मतलब ख़राब हो जाते हैं। जैसे कि सॉलोइंग, यानी कि निगलने की शक्ति नहीं रहेगी, कुछ भी पानी वगैरह पियेंगे तो प्रॉब्लम आएगी निगलने में। और इंक्रीज रिस्क ऑफ द माल न्यूट्रिशन, तो जिससे क्या होता है, उनका जो माल न्यूट्रिशन मतलब होता है, जो कि कैसे से नरिशमेंट नहीं रहता बॉडी में, ठीक है, कुपोषण के शिकार ज़्यादा हो जाते हैं ये लोग। चोकिंग हो जाती है, चोक मतलब फंदा वंदा लगने का, एस्पिरेट होने का उनको ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। और कंप्लीट लॉस ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी, तो उनकी जो शॉर्ट टर्म तो थी पहले से ही, अब उनकी लॉन्ग टर्म मेमोरी भी क्या हो जाती है, कंप्लीटली लॉस हो जाती है। और कॉम्प्लिकेशन इसमें क्या होंगे, डिहाइड्रेशन हो जाता है उनको। इसके कुछ, जब ये वाली सीवियर डिमेंशिया है तो इसके कॉम्प्लिकेशन भी हो जाते हैं, जिसमें कि उनके पानी में शरीर में बहुत सारा पानी कम हो जाएगा, मतलब पानी की कमी जिसको बोलते हैं ना, डिहाइड्रेट हो जाएंगे, माल न्यूट्रिशन, वही कुपोषण के शिकार हो जाएंगे। प्रॉब्लम विद ब्लैडर कंट्रोल, यानी कि अपनी वो यूरिन वगैरह, यानी कि उसको भी वो ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इन्फेक्शन जल्दी उनको लगेगा, एस्पिरेट कर पाएंगे, फंदा जल्दी लगेगा, सीजर्स आएंगे, यानी कि जो झटके टाइप के लगते हैं। और प्रेशर सोर होगा, प्रेशर सोर मतलब जब वो मूव नहीं कर पा रहे एक जगह से दूसरी जगह में, तो उनके जो प्रोमिनेंट बोन होती है ना, जो उठी हुई जो उभार वाली जो हड्डियां होती हैं, वो दबे दबे क्या होते हैं, वहाँ पे घाव बन जाते हैं, उसको बोलते हैं प्रेशर सोर, ठीक है। और ये भी हो जाएगा उसमें, और फिर इंजरी भी हो जाती है, ठीक है, अगर वो गिर विर जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम आती है। अब है डिमेंशिया ड्यू टू अदर डिजीज़ एंड कंडीशन, कुछ ऐसी अदर बीमारियां भी होती जिसकी वजह से डिमेंशिया कॉज होता है, तो वो होती हैं ये वाली, आप देख पा रहे होंगे कि कुछ यहाँ पे डिजीज़ कंडीशन लिखी है, जिसमें कि लिखा है हंटिंगटन्स डिजीज़, एक नाम होता है ये, जिसमें कि क्या होता है कि जो ये होती है सिंगल डिफेक्टिव जीन के वजह से, यानी कि उनके अंदर कोई जीन ऐसा है जो कि क्या है, डिफेक्टिव है, उसके वजह से ये वाली प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, ब्रेन डिसऑर्डर हो रहा है, ब्रेन की, दिमाग की प्रॉब्लम हो रही है। तो जो ये डिजीज़ होती है, ब्रेक डाउन इन पर्सन ब्रेन नर्व सेल, इसमें क्या होता है, जो पर्सन होता है उसके जो ब्रेन की जो नर्व होती हैं, नर्व सेल्स होती हैं, वो क्या हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती हैं, ठीक है, ब्रोकन डाउन होंगी, ठीक से काम नहीं करेंगी, टूट जाएंगी। तो जिसके वजह से क्या होगा, जो बॉडी मूवमेंट का जो कंट्रोल होता है, यानी कि बॉडी को वो मूव करने में, कंट्रोल करने में प्रॉब्लम आएगी, एज वेल एज द थिंकिंग, साथ ही साथ उनका क्या होता है, थिंकिंग, सोचने समझने की, डिसीजन मेकिंग की, कोई निर्णय नहीं ले पाएंगे, सोच समझ नहीं पाएंगे, और याददाश्त भी कमज़ोर हो जाएगी, पर्सनैलिटी में भी चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है। फिर एक होता है पार्किंसन डिजीज़, जो बार बार आ रहा है, मैंने बताया आपको कि ये लेटर, मतलब ये जो ओल्ड एज वाली प्रॉब्लम होती है, लेटर स्टेज ऑफ द लाइफ में ये होती है। और ये जो होती है, इसमें भी डिमेंशिया डेवलप हो जाता है, कि जो इसमें सिम्टम आएंगे कि जो थिंकिंग और मेमोरी वाली हेलुसिनेशन, मतलब झूठ मूठ के कोई है भी नहीं सामने, तब भी उसको लगता कोई है, डिल्यूजन वाली भ्रम जिसे बोलते हैं ना, वो भी हो जाता है उसको, डिप्रेशन होना हो जाता है, कभी बिल्कुल शांत हो जाएंगे, बहुत एनजाइटी होने लगती है कि आखिर मेरे संग ऐसा क्यों हो रहा है, अगर लोग समझते हैं तो, कभी थोड़ा बहुत। एंड ट्रबल विथ स्पीच, और बोलने में भी उनको परेशानी होगी अगर पार्किंसन डिजीज़ है। तो पार्किंसन डिजीज़ आपने सुना होगा, उसमें ये सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं, ठीक है। फिर है वर्निक कोर्साकॉफ सिंड्रोम, भी एक प्रॉब्लम होती है, जिसमें कि ब्रेन डिसऑर्डर होता है। और ये किसके वजह से होता है, जब सीवियर जो विटामिन B1 की डिफिशिएंसी हो जाती है, थियामिन जिसे बोलते हैं, कि जो विटामिन B1 होता है वो बॉडी में बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, तब ये वाली डिजीज़ होती है, जो कि ब्रेन की ही डिजीज़ है। और इसके वजह से क्या होता है, ब्लीडिंग हो जाती है, कहाँ पे, जो हमारा मेमोरी और से रिलेटेड ब्रेन का जो पार्ट होता है, जो की एरिया होता है रिलेटेड टू द ब्रेन मेमोरी, वहाँ पे ब्लीडिंग होगी, जिससे कि ब्रेन का हमारा मेमोरी वाला पोर्शन प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। तो ये होता है ज़्यादातर उन लोगों में देखने को मिलता है, किसके वजह से होता है ये, जब वो ज़्यादा लोग कुछ अल्कोहल का यूज़ करते हैं, और फिर वो क्या होते हैं, कैन कॉज ड्यू टू माल न्यूट्रिशन, और ये कॉज बाय द अल्कोहल डिसऑर्डर
एंड बट कैन ऑल्सो बी ड्यू टू माल न्यूट्रिशन, यानी कि वही कुपोषण के शिकार हैं, अल्कोहल ज़्यादा ले रहे हैं, या फिर क्रॉनिक इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा कुछ हो गया, उनको इन्फेक्शन बॉडी के अंदर तक पहुंच गया, तो उसमें ये वाली प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ठीक है, और इसमें कौन कौन सा सिम्टम हो गया, डबल विजन होगा, मतलब धुंधलापन दिखेगा, और लॉस ऑफ मसल्स कोऑर्डिनेशन होगा, अपने मसल्स को कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएंगे, चलना फिरना में नहीं प्रॉब्लम आएगी उनको, ठीक से नहीं चल पाएंगे, और डिफ़िकल्टी जो ये प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन, यानी कि उनको जो अपनी बात करने में भी क्या होती है, डिफ़िकल्टी होती है, कुछ इन्फॉर्मेशन वो ठीक से नहीं दे पाते हैं, और उनको जो नई नई चीज़ें सीखते हैं ना, कुछ वो चीज़ें भी सीख नहीं पाते, न्यू स्किल, और रिमेंबरिंग थिंग भी नहीं कर पाते, कठिनाई होती है कुछ चीज़ को याद करने में। ठीक है, फिर है ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी भी अगर हो रही है तो भी ये एक कॉज होता है कि रिपीटेड ब्लो, अगर सर में ज़्यादा चोट लग रही है, बार बार चोट लग रही है किसी एक्सीडेंट वगैरह से इंजरी की वजह, तो उसमें क्या होगा, इंजरी हो जाएगी, चोट लग जाएगी, तो उससे क्या होगा, तभी ये वाली प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है डिमेंशिया वाली। ये कैसे होती है, फुटबॉल प्लेयर्स को, बॉक्सर को, और जो सोल्जर्स होते हैं उनको ज़्यादा देखने को मिलती है ये वाली प्रॉब्लम, और या वो उन पीपल्स को जिनको कि क्या हो सके, व्हीकल एक्सीडेंट उनका हुआ है, उनको मिलेगी ये वाली प्रॉब्लम देखने को। फिर डिमेंशिया के जो सिम्टम होते हैं वही होते हैं कि ये पहले तो ये सब हुआ था उनके संग, फुटबॉल खेलते समय सर में बार बार चोट लगना, या बॉक्सर के बार बार बॉक्सिंग मारते हैं ना सर पे, तो कभी कभी इससे फिर ये बाद में कुछ लेटर कुछ सालों के बाद उनको ये प्रॉब्लम सिम्टम देखने को मिलेंगे, जिसमें उनकी मेमोरी जल्दी लॉस होगी नॉर्मल के कंपैरिजन में, बिहेवियर और मूड में उनको चेंज आएगा, स्लर स्पीच हो जाएगी, ठीक से अपनी बात को नहीं अच्छी से नहीं कर पाएंगे, अस्पष्ट स्पीच जिसे बोलते हैं, एंड हेडेक भी होगा। ठीक है, देन डिमेंशिया ड्यू टू इरिवर्सिबल कॉजेज, जो डिमेंशिया होता है वो कुछ ऐसे रिवर्सिबल कॉजेज भी होते हैं, यानी कि जो रिवर्स किए जाते हैं, ठीक किया जा सकता है, यानी कि फिजिकल कुछ बीमारी की वजह से भी ये डिमेंशिया हो सकता है। तो ये कुछ एक ये होती है नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफेलस बोलते हैं इसको, एनपीएच इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है, जब जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो होता है ये सब जिसे शॉर्ट में बोलते हैं, ये क्या होता है, बिल्डअप होने लगता है हमारे ब्रेन स्पेस पे, यानी कि जो वर्टिकल्स होते हैं जिसे बोलते हैं वेंट्रिकल्स, सॉरी, जो वेंट्रिकल्स होते हैं ब्रेन के एक पार्ट होते हैं, कहीं कहीं पे जो स्पेस होता है वहाँ पे क्या होता है, फ्लूइड भर जाता है, तो वो जब फ्लूइड भर जाता है तो वो क्या करता है, हमारे ब्रेन को हार्म पहुँचाता है, नुकसान पहुँचाता है, उसके वजह से भी ये वाली प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ठीक है, फिर इसमें और क्या है, एनपीएच कैन कॉज बाय द ब्रेन इन्फेक्शन, ये किसकी वजह से होता है, एनपीएच ब्रेन इन्फेक्शन की वजह से, ब्रेन इंजरी की वजह से, और ब्रेन में ब्लीडिंग की वजह से, कि ब्लड में ब्लीडिंग हो रही है, या फिर ब्रेन सर्जरी की वजह से, कभी कोई पहले सर्जरी हुई है तो उसके वजह से ये एनपीएच होता है। ठीक है, अभी मैंने शॉर्ट बताया ना, ये एनपीएच जिसे बोलते हैं, आप देख लीजिए। सिम्टम क्या होता है इसका, वही है कि पुअर बैलेंस, ठीक से आप खड़े भी नहीं हो पाते हैं, ठीक से चल फिर नहीं पाते हैं, भूलने की बीमारी होती है, और क्या होता है, अटेंशन नहीं कर पाते किसी बात में, कोई बात कर रहा तो वो सुन नहीं पाएंगे, अटेंशन नहीं दे पाएंगे, मूड उनका स्विंग रहता है, कभी ऑन कभी ऑफ, इस तरीके का, फ्रीक्वेंट फॉल्स, बार बार गिरने विरने वाली बात भी होती है, और ब्लडर को कंट्रोल, मतलब जो वो अपना यूरिन वगैरह भी कंट्रोल नहीं कर पाते, उनका ब्लडर कंट्रोल करने की शक्ति भी, मतलब उसको रोकने की ताकत भी नहीं रहती है। ठीक है, देन यूरिन को, और पर्सन हेल्थ केयर प्रोवाइडर कैन ड्रेन एक्सेस फ्लूइड, तो अब इसमें क्या होगा, अगर ये ज़्यादा हो गया सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, तो अब उसमें क्या कर सकते हैं, उसमें ड्रेन करते हैं डॉक्टर्स, क्या करते हैं उसको ड्रेन आउट कर देते हैं, अगर वो ज़्यादा फ्लूइड हो गया तो वहाँ पे शंट डाल देते हैं, एक ट्यूब होती है जिसको बोलते हैं शंट बोलते हैं, जो ट्यूब होती है वहाँ पे सर्जिकली उसको, मतलब सर्जरी के द्वारा वहाँ पे ट्यूब को डाल देंगे, जहाँ से क्या होगा, वो धीरे धीरे जो फ्लूइड होता है वो कम होगा। ठीक है, देन विटामिन डिफिशिएंसी मैंने आगे ही बता दिया था कि B1 B6 और B12 जो होता है, और विटामिन ई की कमी से भी ये डिमेंशिया वाले सिम्टम देखने को मिलते हैं, यानी कि याददाश्त कमजोर होना, और जो भी अभी हमने लक्षण देखे थे वो इसमें विटामिन डिफिशिएंसी यानी कि विटामिन की कमी में भी देखने को मिलते हैं। अगर कोई इन्फेक्शन हो गया, सिफिलिस इन्फेक्शन, और ये वाली में भी ये देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं उसमें भी इस डिमेंशिया वाले सिम्टम देखने को मिलते हैं, लक्षण, जैसे कि यूटीआई में भी क्या होता है, कभी कभी जो लंग ये यूटीआई एंड इन्फेक्शन इन द लंग इन द एल्डरली, अब
एल्डर मतलब जो बड़े एज के लोग होते हैं उनमें अगर लंग की प्रॉब्लम आए, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, सांस लेने में परेशानी है, अस्थमा है, इस तरीके की कुछ बीमारी है, तो उसमें भी ये वाली मतलब डिमेंशिया वाले लक्षण देखने को मिलते हैं। फिर अदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्फेक्शन एंड ब्रेन इन्फेक्शन, कोई सेंट्रल नर्वस इन्फेक्शन है या ब्रेन का इन्फेक्शन है, उसके वजह जिससे दिमाग में कोई इन्फेक्शन पहुंच गया है, तो जिसमें कि फंगाई हो गया, बैक्टीरिया हो गया और पैरासाइट्स हो गए, इनके कारण भी ये हमारा जो मस्तिष्क की प्रॉब्लम देखने को मिलती, कॉग्निटिव जिसे बोलते हैं ना। देन मेटाबॉलिक एंडोक्राइन कंडीशन, उसमें भी ये वाले सिम्टम देखने को मिलते हैं। मेटाबॉलिक कंडीशन होती है, एंडोक्राइन कंडीशन मतलब हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है उसके रिलेटेड जो कि हार्मोन और ये सब इसमें इम्बैलेंस आ जाता है ना। तो इसमें एडिशंस डिजीज़ हो गई, कुशिंग्स डिजीज़ हो गई, और जिसमें लो ब्लड शुगर हो गया, हाइपोग्लाइसीमिया, और एक्सपोजर टू हैवी मेटल्स जिसमें कि आर्सेनिक और मरकरी, जैसे मैंने आगे भी बताया था स्लाइड में, और हाई कैल्शियम लेवल हो जाता है जिसको बोलते हैं हाइपर कैल्शियमिया, तो उसके वजह से भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, जैसे मैंने कहा था कि थायराइड वाली कोई प्रॉब्लम है जो जैसे कि ज़्यादा भी हो जाएगा तब भी, ठीक है, लीवर सिरोसिस वाली प्रॉब्लम है या फिर थायराइड प्रॉब्लम है, तो भी ये वाली सिम्टम देखने को मिलेंगे डिमेंशिया के जैसे, ठीक है। फिर है मेडिकेशन साइड इफेक्ट। अब कुछ लोग मेडिकेशन लेते हैं तो उसके भी कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, लक्षण जिसके वजह से भी ये वाली प्रॉब्लम देखने को मिलती है, याददाश्त कमजोर होना वगैरह वगैरह, ठीक है, जो भी अभी हमने लक्षण पढ़े थे। जैसे कि एनजाइटी वाली ड्रग ले ली किसी ने, एंटी डिप्रेशन ले ली, एंटी सीजर्स ड्रग ले ली, तो एंटी पार्किंसन ड्रग्स ले रहे हैं वो, तो उसका साइड इफेक्ट हो सकते हैं ये वाले, ठीक है। और इसमें जो है ये जो डॉक्टर से अगर जो ये मेडिकेशन के बाद अगर ऐसे सिम्टम देख रहे हैं याददाश्त वाले और इसी जो अभी हमने पढ़ा डिमेंशिया वाले लक्षण मिलते हैं, तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर मतलब जो डॉक्टर्स होते हैं उनसे उस मेडिकेशन के बारे में बात करनी चाहिए कि वो उसको क्या करें, थोड़ा फिर से ध्यान से उसको देखें। अब डायग्नोज क्या हो सकते हैं इसमें, कैसे इसका पता लगाएंगे कि यही बीमारी है कि नहीं है, तो इसमें पेशेंट की हिस्ट्री ले लेंगे सबसे पहले। तो जो अभी हमने पढ़ा था वो सब हिस्ट्री में आना चाहिए, है ना, कि उसको कैसे हुआ, क्या हुआ, एग्जामिनेशन करेंगे पेशेंट की, जो डिमेंशिया वाला जो सस्पेक्टेड डिमेंशिया को देखेंगे उससे कुछ क्वेश्चन पूछना पड़ेगा पेशेंट की हिस्ट्री में, ठीक है। उसका फिजिकल एग्जामिन करेंगे, फिर उसके बाद उसका उसमें देखेंगे, फिजिकल एग्जामिन करने के बाद ये हमें क्या हेल्प करेगा, मतलब जो डॉक्टर्स हैं उनको हेल्प करेगा कि ट्रीटेबल कॉज, यानी कि इसके जो भी फिजिकल एग्जामिनेशन में पता चलेगा कि वो जो लक्षण है वो ट्रीटेबल हैं, यानी कि उसको कोई बीमारी वाले लक्षण है, बीमारी वाली कोई उसके शरीर में ऐसी है तो उसको ट्रीट कर सकते हैं उन डिमेंशिया की जो प्रॉब्लम जैसी अगर उन्हें लग रही है तो उसमें क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे साइन ऑफ स्ट्रोक, स्ट्रोक का साइन को देखना पड़ेगा और उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, पता लगाना पड़ेगा, और जो अदर डिसऑर्डर है उसको भी पता लगाना पड़ेगा जो क्या कर सकते हैं डिमेंशिया के लक्षणों को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, दे सकते हैं इस तरीके के लक्षण, तो उसका पता लगा के जो कुछ शारीरिक बीमारियां हैं उसका ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। देन न्यूरोलॉजिकल इवाल्वेशन, न्यूरोलॉजिकल इवाल्वेशन यानी कि ब्रेन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है तो इसका भी एग्जामिन करेंगे, जिसमें कि क्या करेंगे, उसका बैलेंस देखेंगे, चलना फिरना, खड़ा होना, सेंसरी फंक्शन देखेंगे, रिफ्लेक्सेस देखेंगे। रिफ्लेक्स मतलब जैसे कभी अगर आप हाथ लगाओ किसी जले हुए गर्म चीज़ में तो हम एकदम हाथ हटा लेते हैं, इसको रिफ्लेक्स बोलते हैं, अपने बचाव के लिए जो जल्दी से कुछ क्विक एक्शन हम करते हैं ना, तो इसमें क्या करेंगे, उनके रिफ्लेक्स देखने पड़ेंगे, सेंसरी फंक्शन और अदर फंक्शन देखने पड़ेंगे और आइडेंटिफाई करना पड़ेगा उन जो भी कंडीशन है कि किस चीज़ से ये प्रॉब्लम आ रही है, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में ये सब देखना पड़ेगा उसकी, ठीक है। देन कॉग्निटिव एंड न्यूरो साइको लॉजिकल टेस्ट करना पड़ेगा, जिसमें कि ये जो टेस्ट होते हैं इसको मेमोरी, लैंग्वेज स्किल और मैथ स्किल भी दे सकते हैं, कुछ मैथ से रिलेटेड छोटे मोटे दे दिया, 2+2 ऐस तरीके का ना, और लैंग्वेज की कुछ बात करने के लिए उनको कुछ टास्क दिया, और या कुछ बोलने के लिए, स्पीच देने के लिए बोला हल्का सा, और उसको कुछ सुबह क्या खाया था, दिन में मतलब कल क्या खाया था, इस तरीके के मेमोरी का भी टेस्ट कर सकते हैं, लैंग्वेज का भी करना होता है, लैंग्वेज स्किल, और मैथ स्किल भी देख सकते हैं, और अदर एबिलिटीज़ रिलेटेड मेंटल फंक्शन, और भी मेंटल फंक्शन से रिलेटेड कुछ और भी टास्क देके उनकी एबिलिटी को देख सकते हैं, जो कि हेल्प करेगा क्या, पेशेंट की डायग्नोज करने में कि उसको एक्यूरेटली क्या कंडीशन है, किस क्या बीमारी उसको है, उसका पता लगाने लग सकता है, और इसमें MMSC भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है ब्रेन स्कैन, ब्रेन स्कैन में उसका MRI CT स्कैन वगैरह करना पड़ेगा, जिससे कि उसको क्या कर सके, पता लगा सकें, EEG एक्सरे वगैरह करके उसकी ये इमेजिंग के थ्रू भी स्ट्रोक है कि ट्यूमर है इसका पता चल जाएगा, या फिर कुछ फ्लूइड कलेक्शन तो नहीं है। उसके बाद है
साइकियाट्रिक इवाल्वेशन भी उसको करवाना है डॉक्टर से कि वो कहीं डिप्रेशन या अदर साइकोटिक डिसऑर्डर तो उसको नहीं है, उसके साइन एंड सिम्टम से डॉक्टर पता लगा लेंगे। फिर है लेबॉर्ट्री टेस्ट में, यानी कि जो पैथोलॉजी में जो टेस्ट किए जाएंगे उसमें उसको करने के लिए, डिमेंशिया का पता लगाने के लिए कि किस कंडीशन से है या कोई दूसरी कंडीशन तो नहीं है, उसमें उसका रीनल फंक्शन टेस्ट करना पड़ेगा, यानी कि उसकी पेशाब की जांच करके, उसका किडनी ब्लड टेस्ट करके किडनी फंक्शन का, किडनी उसका ठीक से काम कर रही है कि नहीं, यूरिन बनाने का है ना, कंप्लीट ब्लड काउंट करना पड़ेगा, यानी कि सीबीसी का टेस्ट, उसमें सारे टेस्ट आ जाते हैं ब्लड से। फिर ब्लड कोगुलेशन, ग्लूकोज टेस्ट करना पड़ेगा कि ग्लूकोज का लेवल कितना है, और यूरिन एनालिसिस ड्रग चेंज करनी पड़ेगी, कुछ ड्रग ले रहा है तो उसकी हिस्ट्री भी देखनी पड़ेगी, अल्कोहल टेस्ट करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस है कि इम्बैलेंस है वो टेस्ट आ जाएंगे इसमें, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड को भी का भी एनालिसिस उसको भी चेक करना पड़ेगा, विटामिन डिफिशिएंसी है तो विटामिन डिफिशिएंसी भी इसमें शो हो जाएगी, कोई इन्फेक्शन है तो ब्लड में शो हो जाएगा, एनालिसिस ऑफ द थायराइड एंड थायराइड स्टिमुलेटेड हार्मोन भी, मतलब थायराइड हार्मोन का भी लेवल उसमें पता चल जाएगा कि कितना है। देख, फिर उसके बाद है प्रिवेंशन ऑफ डिमेंशिया, कि डिमेंशिया को हम कैसे से बचाव कैसे कर सकते हैं। तो प्रिवेंशन ऑफ डिमेंशिया इन द अटेम्प्ट टू अवॉइड डेवलपिंग डिमेंशिया, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसकी रोकथाम के लिए, इसके बचाव के लिए कुछ मतलब प्रयास कर सकते हैं ताकि वो ना हो। तो उसमें क्या करना पड़ेगा, ऑल दो नो क्योर ऑफ फॉर डिमेंशिया अवेलेबल, और जो हालांकि जो ये डिमेंशिया इसका जो इलाज है अभी तक उपलब्ध नहीं है, देयर आर मैनी वेज टू डिक्रीज द रिस्क ऑफ अक्वायर्ड डिमेंशिया, जो भी ये डिमेंशिया अक्वायर्ड डिमेंशिया है उसको बहुत तरीके से इसके जो लक्षण होते हैं इसे हम दबा सकते हैं, कम कर सकते हैं। इन द फर्स्ट प्लेस इंक्लूडिंग बोथ लाइफ स्टाइल चेंज, यानी कि क्या करना होगा, जिसमें कि लाइफ स्टाइल को चेंज करना होगा और कुछ मेडिकेशन दे के उसकी लाइफ स्टाइल को चेंज करके और कुछ मेडिकेशन के द्वारा उसके जो ये जो लक्षण है इसको कम कर सकते हैं। यूज़ इट और लॉस इट, या तो इसको यूज़ करो ब्रेन को, और या फिर इसका नुकसान लॉस कर लो, ये दोनों चीज़ इसमें शामिल करनी पड़ेगी, या तो इसको यूज़ करना है ब्रेन का, या तो उसका नुकसान करना है यानी कि उसको लॉस करना है, तो उस वो दोनों में से एक को चूज़ करना है। तो हम चूज़ करेंगे यूज़ इट, उसको यूज़ इट करने के लिए लाइफ चेंज करनी पड़ेगी, कुछ मेडिकेशन लेनी पड़ेगी, और उसका ब्रेन का जो है वो अप्लाई हम मतलब ब्रेन के लिए ये अप्लाई कर सकते हैं, यूज इट और लॉस इट। ओके, देन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ हमको क्या करेगी, जो माइंड का जो ये जो माइंड इन शेप इन द ओल्डर डेज, ठीक है, तो ये होती है, इसको माइंड को एक तरीके से सेट कर दुरुस्त रखने में मदद करेगा इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़, यानी कि उनको छोटे मोटे टास्क देना, उनके बारे में थोड़ा सा हल्का फुल्का उनको किसी चीज़ के लिए बारे में बताना, लिखना, ये इस तरीके का कुछ कर सकते हैं जिससे कि उनके जो ये जो डेली लिविंग ये जो इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ है वो प्रोग्रेस होती, मतलब ठीक से वो काम करते रहें, उसके टच में रहें, तो वो इंक्रीज होती रहेगी, डिक्लाइन नहीं रहेगी, माइंड एक अपना माइंड सेटअप बना रहेगा ना। देन एक्टिविटीज़ सच एज रीडिंग, अब उसमें ये जो इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ होती है इसमें क्या क्या आ सकता है, रीडिंग, कुछ पढ़ने को दे दिया, कुछ प्लेइंग कार्ड्स खेलने के लिए दिए, बोर्ड्स गेम, कुछ बोर्ड गेम दिए उनको, और इंडोर गेम, एंड प्लेइंग द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कुछ बजाने के लिए दे दिया, तो ये क्या करेगा, माइंड डाइवर्ट करेगा, और ये इससे वो डिमेंशिया वाली प्रॉब्लम क्या होगी, इससे बचाव हो सकता है। एंड इसमें फिजिकल एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व करेंगे, इसमें प्रॉपर ब्लड फ्लो, जो ये फिजिकल एक्टिविटीज़ से क्या होगा, प्रॉपर ब्लड फ्लो होगा, जिसकी वजह से जो हमारा जो ब्रेन का जो डोमिनेंट एरिया होते हैं वहाँ पे ब्लड अगर जाएगा तो क्या होगा, ये वाली प्रॉब्लम कम होगी, ठीक है, अनॉक्सिया वाली। फिर है रेगुलर एक्सरसाइज भी इसमें एक है कि वो क्या करता है, रेगुलर एक्सरसाइज करने से जो भी केमिकल होते हैं उसके प्रोडक्शन होते हैं जिसको कि ग्रोथ फैक्टर्स बोलते हैं, तो वो जो केमिकल प्रोडक्शन से क्या हेल्प मिलेगी, जो न्यूरॉन होते हैं वो अच्छे से सर्वाइव होंगे, और ये क्या करेंगे, जो न्यू सिचुएशन और प्रिवेंट फ्रॉम डिमेंशिया, तो न्यू सिचुएशन को अडॉप्ट करने में हेल्प मिलेगा हमारा, अगर ग्रोथ फैक्टर इंक्रीज होता है, मतलब नॉर्मली वो अच्छी से काम करता है, तो हमारे न्यूरॉन भी काम करेंगे, और उसको वो जितने भी न्यू सिचुएशन है उसको अडॉप्ट करने में, उसको सीखने में हमें हेल्प मिलेगी, और डिमेंशिया से बचाव में भी हेल्प मिलेगी। यूज़ ऑफ नॉन वेजिटेरियन फूड, अब जो वेजिटेरियन है उनके लिए नहीं है, ये जो नॉन वेजिटेरियन भी होके भी नहीं लेते हैं, तो उनको फूड ऐसा लेना चाहिए जिससे क्या होता है, जिसमें कि फ़िश का कंजप्शन क्या करता है, जो एल्जाइमर वाली प्रॉब्लम है उसको कम करता है, उसके रिस्क को कम करता है। एल्जाइमर क्या, अभी बार बार नहीं बताऊंगी, हम ऑलरेडी
पहले पढ़ चुके हैं। तो इसमें जो होती है फिश में क्या होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होता है वो हाई होता है, जो कि ये वाली अल्जाइमर की प्रॉब्लम को कम करेगा। ठीक है। देन वेजिटेबल्स एंड नट्स, तो वेजिटेबल्स से क्या मिलेगा, उसमें बेनिफिट है वेजिटेबल में, बिकॉज दे आर हाई कंटेंट ऑफ द पॉली अनसेचुरेटेड फैट। ठीक है। तो पॉली फैट मिलेगा इसमें, लेकिन पॉली अनसेचुरेटेड होगा, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। प्रोलॉन्ग्ड स्लीप, और इसमें अगर प्रोलॉन्ग बहुत ज़्यादा भी नहीं, मोर देन 9 आवर्स स्लीप ड्यूरेशन जो होती है, यानी कि 9 घंटे से ज़्यादा सोने का जो होता है टाइम, डे टाइम को भी मिला रखा है इसमें, डे टाइम और नाइट टाइम की दोनों की जो स्लीप होती है वो दोनों मिला के अगर 9 घंटे से ज़्यादा सो रहा है कोई बंदा, तो क्या है कि मे बी एसोसिएटेड विथ इंक्रीज रिस्क ऑफ डिमेंशिया। तो उनको क्या होगा कि जो पर्सन ऐसे ज़्यादा स्लीप है 9 मोर देन 9 आवर, तो ये डिमेंशिया वाली प्रॉब्लम को ज़्यादा बढ़ाते हैं रिस्क को। ठीक है। तो इसलिए इसको अवॉइड करना चाहिए। और रिसर्च हैज सजेस्टेड दैट अ पीपल विथ लो कोलेस्ट्रॉल लेवल हैव एंड डिक्रीज द रिस्क ऑफ डेवलपिंग डिमेंशिया। अब जिन पीपल को ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल का लेवल जिनको कम होता है, यानी कि जिनको कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई होता है, उनको डिमेंशिया होने के चांसेस होते हैं, और जिनको लो लो कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है उनको डिमेंशिया डेवलप होने के चांसेस कम होते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट देख लेते हैं। तो इसका जो ट्रीटमेंट होता है ये इसका जो हमने अभी ये तक बुक पढ़ी है, टेक्स्ट बुक ऑफ द मेंटल हेल्थ नर्सिंग, इसमें क्या है, देयर इज़ नो डेफिनेटिव क्योर फॉर डिमेंशिया। इसमें कोई भी ऐसी डिमेंशिया की जो डेफिनेट क्योर तो नहीं है, सिंस द एग्जैक्ट कॉज ऑफ द डिसऑर्डर, मतलब क्योंकि इसका कोई एग्जैक्ट कॉज नहीं है, इसलिए कोई इसकी डेफिनेट कॉज पता नहीं है, तो क्या नहीं है, इसका कोई इलाज भी नहीं है। ठीक है। क्योंकि एग्जैक्ट कॉज भी इसका पता नहीं है, तो इसलिए सबसे पहला कॉज तो इसमें अननोन माना जाएगा। एंड हाउएवर इट इज़ पॉसिबल टू मिनिमाइज सम कॉमन सिम्टम विद मेडिकेशन क्योरली करंटली अवेलेबल। तो जो करंट में अभी रिसेंटली जो कुछ मेडिकेशन अवेलेबल है, उससे क्या कर सकते हैं, इसके जो डिसऑर्डर है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, जो कॉमन इसके सिम्टम होते हैं। तो इसमें क्या क्या आता है, इसमें आता है टैक्रिन कॉग्नेक्स होता है करके मेडिकेशन, जो कि क्या कर सकते हैं, इसके साइड मतलब ये जो होती है इसके जो ये वाली जो मेडिकेशन होती है ये क्या करती है, कभी कभी इसके जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो इसमें कम दी जाती है, क्योंकि इसके ड्यू टू इसके साइड इफ़ेक्ट। फिर है न्यूअर ड्रग, कोई नई ड्रग होती है जैसे कि डोनेपेजिल होती है, ये जो ड्रग होती है, और ये जो गलेंटामाइन होती है, ये जो होती है ये वाली ड्रग भी इसमें बेनिफिशियल होती है, किसके लिए, मेमोरी को इम्प्रूवमेंट करने के लिए। तो इसको स्टार्ट कर सकते हैं। डोनेपेजिल होती है, एक कोई और ड्रग भी होती है जो कि ये भी इसके लिए क्या होती है, लगभग 1 वर्ष की देरी होने की इसमें, मतलब उसके इफेक्ट आने में टाइम लग सकता है, कहने का मतलब थोड़ा स्लो टाइप की इफेक्ट आएगा। ठीक है। फिर है मेमेंटाइन SCL। ठीक है। तो ये वाली जो एक्चुअली प्रिस्क्राइब फॉर द मॉडरेट टू सीवियर स्टेज, यानी कि जो इंटरमीडिएट और सीवियर स्टेज हमने पढ़ी थी उसमें इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। ठीक है। अर्लियर एज स्टेज में। ठीक है। कॉलिन्स और उसके अलावा है कोलिनस्ट्रेस है इनहिबिटर्स। तो ये वाली जो मेडिकेशन है ये कॉग्निटिव फंक्शन और बिहेवियर के सिम्टम को क्या करती है, ट्रीट करती है। तो उसके लिए ये दिया जाता है कोलिनेस्ट्रेज मेडिकेशन। देन वाइटामिन सप्लीमेंट्स भी इनको दिया जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे वाइटामिन कम हो गए थे, तो उसका विटामिन की जो होती सप्लीमेंट, मतलब ऊपर से, यानी कि खान पान के द्वारा हम उसको डाइट में वाइटामिन की सप्लाई कर सकते हैं। तो इसका इफेक्ट होगा कि जो भी साइड इफेक्ट होते हैं वो नहीं होते। इसमें देखने को मिला है कि ये पॉजिटिव इफेक्ट होते हैं विदाउट एनी साइड इफेक्ट, कोई साइड इफेक्ट इससे नहीं होता है। फिर एंटीसाइकोटिक ड्रग भी इसमें दे सकते हैं, समटाइम यूज टू ट्रीट एगिटेशन एंड बिलीग्रेंस करके कुछ ये जो अग्रेसिव नेचर टाइप हो जाता है, इसके लिए ये वाली मेडिकेशन को दे सकते हैं, एंटीसाइकोटिक ड्रग। फिर जो ड्रग जो होती है इसमें वो ये इंक्लूड है, जो ये नाम दे रखे हैं, हेलोपेरिडोन, रेस्पिरिडोन, या आप देख सकते हैं बेंजाडाइजापाइन, ये तरीके की कुछ मेडिकेशन है जो आप लिख सकते हैं। ठीक है। फिर ओपिएट ड्रग भी यूज़ की जाती है, किसके लिए, रिलीफ पेन ज़्यादा है उसको रिलीव करने के लिए। कोलनाजापाम सोडियम वेलपरोड भी यूज़ की जाती है इसके लिए। नर्सिंग इंटरवेंशन क्या देंगे इसमें आप, इसको नर्सिंग इंटरवेंशन में जब आप नर्सिंग केयर प्लान बनाएंगे तो उसमें, और जो स्टूडेंट देख रहे हैं और जो नॉर्मल पर्सन देख रहे हैं, उनको इन सबको
करना है जो इसमें अभी बताया गया है, ताकि वो अगर आपके घर में कोई ओल्ड एज पर्सन है तो उसके लिए इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। सबसे पहले तो मॉनिटर करना पड़ेगा इफेक्टिव एंड जो भी वो ड्रग ले रहा है उसकी देखना पड़ेगा वो कितना इफेक्टिव है, यानी कि कितना काम कर रहा है, उसको मॉनिटर करना पड़ेगा। और उसके कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है उसको भी देखना पड़ेगा। उस मतलब उसकी दिमागी की जो शक्ति है वो कम हो रही है या नॉर्मल है, इस तरीके का देखना पड़ेगा। असिस्ट पेशेंट लेवल, उसकी जो फंक्शनिंग है पेशेंट की वो देखनी पड़ेगी कि उसको असिस्ट करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। और नर्स द पेशेंट इज़ फेमिलियर सराउंड, और हमेशा उसको फेमिलियर सराउंड जो वो जानता पहचानता है वहाँ पे उसको रखना पड़ेगा, जिससे कि वो ज़्यादा कन्फ्यूज़न में ना रहे। गिव फ्रीक्वेंट ओरिएंटेशन टू द क्लाइंट, और बार बार उसको क्या करना पड़ेगा, ओरिएंटेशन देना पड़ेगा, ओरिएंट कराते रहना पड़ेगा। जो भी नॉर्मल उसके आसपास की चीज़ें हैं जो डेली लिविंग की हैं वो उससे उसको क्या कराना पड़ेगा, यूज़ टू करवाते रहना पड़ेगा धीरे धीरे, ताकि वो उसके मेमोरी में ज़्यादा उसको भूले ना और उसका वो यूज़ करता रहे तो वो उसके टच में रहेगा। गिव एडिकेट टाइम टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा जिससे कि वो क्या करे, जो भी स्टिमुलाई है मतलब स्टिमुलाई के साथ उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए एडिकेट टाइम देना पड़ेगा, ताकि वो उसको टाइम लगेगा उसको समझने में, तभी वो क्या होगा उसमें रिस्पॉन्स करेगा। तो जल्दी नहीं करना है। ट्राई टू कीप फैमिलियर स्टाफ टू केयर, और उसको ट्राई करना पड़ेगा, मतलब ये ट्राई करना है कि जिससे वो ज़्यादा फेमिलियर है उसी स्टाफ को उसके पास रखना है। घर में भी अगर वो जिससे ज़्यादा टच में है, जिसको ज़्यादा पहचानता है, उसी से उसकी केयर करवानी चाहिए। एंड उसको ट्राई टू अडेयर टू सम रूटीन डेली, और उसको क्या करना चाहिए, और उसको जो भी उसके डेली के रूटीन के काम काज हैं उसको करने के लिए उसको याद दिलाना चाहिए, करवाते रहना चाहिए। हैव अ कैलेंडर विद बिग लेटर, और जो उसके रूम में कैलेंडर होगा वो भी बड़े ब्लॉक मतलब फॉन्ट में होना चाहिए, जिससे कि वो आराम से देख पाए बड़े अक्षरों में। ऑलवेज कॉल द पेशेंट विद नेम, हमेशा जो भी मरीज है, जो इस तरीके का पर्सन है, जो इस बीमारी से सफ़र कर रहा है, उसके नाम लेके बुलाना है। अगर नाम घर में नाम लेके बुलाना है, और हॉस्पिटल में भी अगर वो को बेड हॉस्पिटल में है तो बेड नंबर से ना बुला के नाम से बुलाना है। अलाउ द फैमिली मेम्बर टू स्टे विथ क्लाइंट, और क्लाइंट के साथ में उसके फैमिली मेम्बर को रहना अलाउ करना चाहिए। नेवर लीव द क्लाइंट अलोन, और उसको अकेले रहने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। देन प्रोवाइड अ फैसिलिटी टू हैव अ कॉल वेल विथ क्लाइंट, और पेशेंट के साथ क्या रखनी चाहिए, ऐसी फैसिलिटी रखनी चाहिए ताकि वो क्या कर सके अपने मतलब जो ये है उससे वो क्या कर सके, उसका यूज़ कर पाए। ठीक है, प्रोवाइड फैसिलिटी, उसको ऐसी फैसिलिटी देनी चाहिए जिससे कि क्या कर सके, वो कॉल कर सके, आराम से बात कर सके। कीप द लाइट ड्यूरेशन, और ड्यूरिंग नाइट, यानी कि जो रात के समय में लाइट प्रॉपर होनी चाहिए उसको, ताकि वो एक्सीडेंट ना हो पाए। कीप साइड रेल अप, और जो साइड रेल होती है, जो बेड के दोनों ओर जो रेल होती है, ब्रिज होता है, उसको खड़ा करना चाहिए जिससे कि जो पेशेंट है वो ना गिरे बेड से। ठीक है, ऊंचा करके रखना चाहिए। और उसका जो वॉच है, घड़ी है उसके रूम में, वो भी बड़े नंबर की लगानी चाहिए जिससे कि वो उसको इजीली देख पाए। और उसको पेशेंट को जो वॉयलेंट पेशेंट है उसको क्या करना चाहिए, रिस्ट्रेन करके रखना चाहिए, मतलब कि उसको अच्छी से मतलब बांध के रखना चाहिए कह सकते हैं, या रिस्ट्रेन मतलब अपने नज़र में रखें उसको, ताकि वो ज़्यादा वो ना करे, अग्रेसिव ना हो। गिव सिंपल एक्सप्लेनेशन टू द क्लाइंट, और उसको क्या करना चाहिए, एक्सप्लेन करने के लिए उसको बोलना चाहिए, मतलब जो भी उसको बता रहे हैं वो आप नॉर्मल वे में बताएं और सिंपल वे में, जिससे वो समझ पाए। हैव फेस टू फेस इंटरेक्शन विथ क्लाइंट, और जो क्लाइंट से बात कर रहे हैं अगर आप पेशेंट से, तो उसके फेस को देखते हुए आई कांटेक्ट से उसके बात करना चाहिए, इंटरेक्ट करना चाहिए। ठीक है, और ये जो वायलेंट पेशेंट होते हैं, जो अग्रेसिव होते हैं ना, उसको रिस्ट्रेन करना होता है, ना कि सबको। ठीक है, ताकि वो ये ना कर पाए। और यूज़ स्मॉल एंड सिंपल सेंटेंस, और जो भी उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे सेंटेंस में इंस्ट्रक्शन देनी है, लंबी चौड़ी बात नहीं करनी है, और सिंपल वे में बोलना जिससे कि वो समझ जाए। गिव प्रॉपर अश्योरेंस टू द क्लाइंट एंड फैमिली मेम्बर, और फैमिली मेम्बर को भी और परिवार को भी क्या देना चाहिए, आश्वासन देते रहना चाहिए, अश्योर कराते रहना चाहिए उनके
ट्रीटमेंट के लिए या उनकी बीमारी के लिए, है ना। एंड कीप द एनवायरनमेंट स्टिमुलाई एट मिनिमम लेवल, और जो एनवायरनमेंट उसको प्रोवाइड कर रहा है उसमें बहुत कम लेवल में क्या करने चाहिए, मिनिमम लेवल में स्टिमुलाई होने चाहिए। ऐसी स्टिमुलाई ना हो जिससे कि वो एकदम से स्टिमुलेट हो जाता हो ना, फिर प्रॉब्लम आएगी। एंड प्रोवाइड अप्रोप्रिएट कॉग्निटिव इन्हेंसमेंट टेक्निक, और उसको जो कॉग्निटिव प्रोसेस उसका क्या बढ़े, उसको ओपन करने के लिए, उसको इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए अप्रोप्रिएट टेक्निक का यूज़ करना चाहिए। एंड सोशल इंगेजमेंट रखना, यानी कि माइंड डाइवर्शन थेरेपी भी उसको रखनी चाहिए। एंश्योर एडिकेट रेस्ट स्लीप फ्लूड, ये सारी चीज़ें उसको जो होती आराम वाली जो चीज़ें होती वो देते रहनी चाहिए, सुनिश्चित करना चाहिए कि वो उसके पास हो। और अवॉइड द यूज़ ऑफ फिजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल रिस्ट्रेन, यानी कि अगर जब तक का कुछ ज़रूरत ना हो तब तक का उसको फिजिकली भी बांधना नहीं चाहिए, ऐसा रिस्ट्रेन नहीं करना चाहिए, और ना फार्माको ना ही कोई उसकी दवाइयाँ रोकनी चाहिए। मैक्सिमम फंक्शन कैपेसिटी बाय द मेंटेनिंग मोबिलिटी इंक्रीजिंग एंड अब क्या करना चाहिए, उसकी जो काम करने की जो ताकत है, कैपेसिटी है, उसको बढ़ाने के लिए उसकी जो मोबिलिटी है उसको भी मेंटेन करना चाहिए, उसको उत्साहित करते रहना चाहिए कि वो अपने काम अच्छे से कर सकता है। तो इसलिए बस असिस्ट करना चाहिए थोड़ा बहुत। एंड प्रोवाइड जो होता है उसको वो थोड़ा थोड़ा असिस्ट करा के वो काम स्वयं करने देने चाहिए, जिससे कि वो उसकी जो मेंटल फंक्शनिंग है वो बढ़ सके। प्रोवाइड शेड्यूल्ड टॉयलेटिंग एंड प्रमोट वॉइडिंग टू रिड्यूस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। तो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस मतलब यूरिन अपने आप ही बाहर आ जाता है, उसमें रोकने की ताकत नहीं होती है। तो बीच बीच में उसको इस तरीके की टेक्निक, यूरिन वगैरह की जो टेक्निक है वो देना चाहिए, उसको वॉइडिंग कराते रहना चाहिए बीच बीच में टाइम टाइम से, जिससे कि ये वाली प्रॉब्लम ना हो, यूरिन की इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम को दूर हो जाए। और इंक्रीज द एक्सरसाइज रूटीन, और उसको रूटीन एक्सरसाइज करने के लिए बोलना चाहिए, जिससे कि उसका ब्लड सर्कुलेशन फ्लो सही हो। इंश्योरेंस थेराप्यूटिक एंड सेव एनवायरनमेंट उसको देना चाहिए, तो मतलब जहाँ पे उसका इलाज हो पाए और सेव भी हो ऐसा एनवायरनमेंट देना चाहिए। प्रोवाइड अ एनवायरनमेंट दैट द मोस्टली स्टिमुलेटिंग अवॉइडिंग ओवर स्टिमुलेशन, यानी कि कोई भी उसको जो एनवायरनमेंट दे रहे हैं उसमें मॉडेस्टली मतलब बीच के बहुत ज़्यादा तड़क भड़क ऐसा तो ना हो, स्टिमुलाई वो हो जिसको कि वो अच्छी से क्या कर पाए, यूज़ कर पाए। छोटी मोटी स्टिमुलाई वहाँ पे होनी चाहिए मतलब, लेकिन ऐसा वाला ना हो, ओवर स्टिमुलेशन वाला जो रूम है वो नहीं होना चाहिए, जिससे कि वो ज़्यादा मामूली स्टिमुलाई वहाँ पे होनी चाहिए, और जिससे कि वो धीरे धीरे क्या करे, उसका उसका जो कन्फ्यूजन लेवल है वो कन्फ्यूज ना हो ज़्यादा, उसका मेंटल लेवल है ना, तो उसको छोटी मोटी स्टिमुलाई उसके आसपास होनी चाहिए, जिससे कि वो उसको यूज टू हो, जिससे, है ना। एंड यूटिलाइज द पेशेंट आइडेंटिफायर्स, और पेशेंट का जो भी आइडेंटिफिकेशन है उसका यूज़ करना चाहिए, जैसे उसका नाम का टैग लगा देना चाहिए, मेडिकेशन अलर्ट सिस्टम उस पर होना चाहिए, मतलब इस तरीके का, जिससे कि पता चले कि इसकी कौन सी मेडिकेशन चल रही है और क्या इसका नाम है। तो इससे सभी को फ़ायदा मिलेगा जो भी उसके केयरटेकर हैं। एलिमिनेट एनी एनवायरनमेंट हज़ार्ड एंड मॉडिफाई द एनवायरनमेंट टू इनहेंस सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए, सेफ्टी की चीज़ों को बढ़ाना चाहिए, एनवायरनमेंट को सेफ वाला रखना चाहिए, और वहाँ से ऐसी चीज़ें जो हजार्डियस हो, उसके लिए नुकसानदायक हो, उसको हटा देना चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा अप्रोप्रिएट प्रोवाइड अप्रोप्रिएट एंड ऑफ लाइफ केयर टर्मिनल फेज सच एज द प्रोवाइडिंग कंफर्ट मेजर। अगर वो बहुत ही इल है पेशेंट ना, बहुत ही जब वो बहुत ज़्यादा पैरालाइज टाइप का है और वो नहीं कुछ कर पाता है, एंड तो उसको क्या करना चाहिए, अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट देना चाहिए, अप्रोप्रिएट एंड लाइफ मतलब अच्छी लाइफ देनी चाहिए, जो कि टर्मिनल फेज में अगर है बहुत ज़्यादा, तो उसकी उचित देखभाल उसको करना चाहिए, ठीक है। जिसमें कि ये सारा चीज़ आ जाएगा, उसकी फीडिंग हो गई, एंटीबायोटिक थेरेपी वगैरह सब। और प्रोवाइड द केयर गिवर एजुकेशन और सपोर्ट बाय द रिस्पेक्टिंग फैमिली सिस्टम। और क्या करना चाहिए, जो भी केयर गिवर होते हैं उसकी जो केयर करने वाले होते हैं उनको भी शिक्षा देनी चाहिए, और उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनकी फैमिली के जो भी सिस्टम होता है, ना कि उसमें कोई ऐसे आर्ग्यूमेंट नहीं करने चाहिए, ना कोई उसमें जजमेंट नहीं देना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए उसको, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी कल्चर की जो भी उनके सिस्टम होता है फैमिली का। और इनक्रेज करना चाहिए, मतलब इनक्रेज करने के लिए ठीक से उनसे ओपनली उनको इनक्रेज करना चाहिए कि वो अपनी बात रखें आपके पास, और अपने जो भी उनके क्यूज़ वगैरह हैं, क्वेश्चन वगैरह वो रखें, ठीक है। तो ये होना चाहिए। और इंटीग्रेट कम्युनिटी सोर्सेस इनटू द प्लान ऑफ द केयर मीट द नीड फॉर द पेशेंट फॉर केयर गिवर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और क्या करना चाहिए, जो कम्युनिटी रिसोर्सेज होते हैं वो इंटीग्रेट करने चाहिए, मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा जो भी उसकी
केयर प्लान है, प्लान ऑफ द केयर है, उसके उससे रिलेटेड जो भी उसको रिसोर्सेज चाहिए वहाँ पे फुलफिल उसके मतलब पास में होने चाहिए। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया था लेकिन बहुत बेनिफिशियल है सभी के लिए, तो प्लीज़ जाते जाते एक लाइक तो कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए और इसी तरीके के वीडियो के लिए, और कमेंट भी करिए कि आप किस टॉपिक में आपको नोट्स चाहिए। तो गुड बाय, टेक केयर।